हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेक थ्रू साइंस। सो गाइज, आई होप अब तक आप सभी ने अपने एनडीए 2 2024 के आंसर कीज मैच कर लिए होंगे। बट येस, अभी तक आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिली होगी कि टॉपिक कहाँ से पूछा जा रहा है, किस यूनिट से पूछा गया है और कितना वेटेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपके अगले एनडीए 1 2025 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आज आपको साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक आपको भी पता है कि एनडीए में साइंस का एक अपना ही रुतबा है, अपना ही वेटेज है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस से मिलते हैं, तो जितने भी आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस है ना, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, सो दैट कि सिमिलर क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उनको एग्जाम में करके आओ अपने अगले आने वाले अटेम्प्ट में। साथ ही साथ आप यहाँ से एक्यूरेट आंसर भी मैच कर सकते हैं, तो कोशिश करना अपना पेन कॉपी लेना है ना, और यहाँ से मार्क्स को अपने ऐड करना, एनालाइज करना, और जो भी आपने मार्क्स अब तक कैलकुलेट किए हैं उसमें आपका एक्यूरेट जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं सेशन। यस, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जो एग्जाम देकर आए हैं उनको पता लगेगा कि वो क्या करके आए हैं, राइट, पूछा क्या था और क्या किया है एग्जाम में। दूसरा, अगर आप एनडीए 1 2025 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अपने टॉपिक्स को कवर करना है। साथ ही अगर आप किसी और डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक सीडीएस की कर रहे हो, एफकेट की कर रहे हो, सीएपीएफ की कर रहे हो, तो भी आपको ये क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस जो हैं आपके रिपीट हुए हैं डायरेक्ट एनडीए के सीडीएस में, सीडीएस के एनडीए में क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। तो ये सेशन आप सभी डिफेंस एग्जाम, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, दिस इज माई QR कोड। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो QR कोड है, चैनल है ब्रेक थ्रू साइंस विद मोनिका, आप फटाफट से चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड बहुत जल्दी ही हम अपना जो चैनल है वो व्हाट्सअप कम्युनिटी पे स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आपको फिर डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत जल्दी ही आपकी एनडीए 1 सीडीएस 1 2025 के लिए नई क्लासेस 0 लेवल से स्टार्ट होंगी, तो उन सब के लिए आप अपडेटेड रहो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, सो हियर यू गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपके बायोलॉजी से तो पूछा ही है, साथ में सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। सेल एंड इट्स ऑर्गेनली, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक नोट कर लेना। सेल ऑर्गेनली का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है लाइसोसोम जो कि एक ऑर्गेनली है, उसके लिए गलत स्टेटमेंट क्या है। दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो देखो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना, लाइसोसोम क्या कर रहा है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी की मॉडिफिकेशन के बाद जो भी स्क्रैप बायोमोलिक्यूल बच जाते हैं, जिनकी आपके सेल के साइटोप्लाज्म में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सब कहाँ जाते हैं, आपके लाइसोसोम्स में जाते हैं। लाइसोसोम एक वेसाइकल होती है जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलता है, और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये एसिडिक मीडिया में डाइजेशन का काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये वेस्ट को डिस्पोज करेंगे। दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये भी सही है कि जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। दीज आर ऑल्सो रेफर्ड एज सुसाइडल बैग। इनको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो ऑर्गेनली है वो रप्चर होती है, और रप्चर होने के बाद यही इनके अंदर का ही एसिड जो है इनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इनकी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, मतलब यू नो खुद का ही सुसाइड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ जो आपसे पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, लाइसोसोम्स स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल। तो ये फॉरेन मटेरियल की एंट्री का स्टॉपेज नहीं करते हैं, राइट, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनली हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अगेन कई बार ये क्वेश्चन, एक तो मैं आपको बताना ही भूल गई भाई, जितने क्वेश्चन इस बार आपके एनडीए और सीडीएस में आए हुए हैं ना, आप ही मुझे बता दो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने मेरे साथ साइंस की क्लास में प्रैक्टिस नहीं किया हो।
सेम सेम, कुछ तो एकदम डिट्टो वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, बाकी सब थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई करके आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनेली हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, कौन से वो दो सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल उनका खुद का पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक और प्लास्टिड नहीं, एंडोप्लाज्मिक और माइटो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इनके अलावा देखो, प्लास्टिड के अलावा अगर आपसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी दिया होता तो भी आंसर करेक्ट होता। और कई बार ये क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस किया हुआ था कि तीन ऑर्गेनेली होते हैं, राइट, जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है और जिनके पास उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्लास्टिड का ही टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, राइट। लाइजो और गोल्गी तो पहले ही निकल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स टू कनेक्ट टू बोन्स। इससे इजी क्वेश्चन वो नहीं दे सकते थे, बिलीव मी, ये सबसे इजी क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा हुआ है। आपसे पूछा है कौन सी वो टिश्यू है जो आपके बोन्स को कनेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिगामेंट्स होंगे जो आपके बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। साथ में ही ये कौन से टाइप के टिश्यू है, चार टाइप के टिश्यूज आपने पढ़े हैं, एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, देन आप नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो आपका लिगामेंट है ना, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप हो जाता है। टेंडन्स क्या करता है, बोन को मसल्स से कनेक्ट करता है। एरियोलर टिश्यूज क्या होती हैं, देखो ये सभी अपने आप में ही कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू आपके स्किन को मसल्स से कनेक्ट करता है, ठीक है, स्किन को मसल से कनेक्ट करता है। और कार्टिलेज तो हमारे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हमारे बॉडी को, जैसे हमारा नोज हो गया, ट्रैकिया हो गया, हमारे ईयर हो गए, ईयर पिन्ना हो गया, ये सभी आपके ट्रैकिया कार्टिलेज से बने होते हैं। Which one among the following is the source of energy cell? Sorry, I am wrong. है ना, इससे इजी क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता था। यहाँ क्या पूछा है कि which one among the following is the source of energy in cell? तो हमारे सेल में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है that is your ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP का जनरेशन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी का जनरेशन करती है। किस प्रोसेस से करती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से ये एटीपी जनरेट करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो एडीपी डाइफॉस्फेट, एएमपी मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एनएडी निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट, ठीक है। In which one among the following the vegetative propagation takes place through eye bud? सेक्सुअल, जो हमारे प्लांट रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल से, तो ये क्वेश्चन आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका पोटैटो। पोटैटो में आपने देखा होगा बर्ड्स निकलते हैं, आई बर्ड्स, है ना, जिसको आप कहते हो पोटैटो की आंख निकल आई। तो उसी से तो आप नया पोटैटो डेवलप कर लेते हो, जब उसको वापस से आप सॉइल में डालते हो, वहां पे नए नए रूट्स और स्टेम निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पोटैटो में ये आई बर्ड होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जहां पे प्लांट के पार्ट्स से ही नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे कोई सीड वीड स्पोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल। The intermixing of particle of two different type of matter on their own is called। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने दो पार्टिकल की इंटरमिक्सिंग कर दी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जिसको आप देख सकते हो, है ना, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस। तो जब दो अलग अलग टाइप के मैटर आपस में इंटरमिक्स किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ही तो होता है, जैसे सपोज करो कि आपके पास दो, जैसे सपोज हमारे पास एक बॉटल है, बॉटल के अंदर परफ्यूम है, मतलब गैस, फ्रेग्रेंस वाली गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। एयर में क्या है, एयर में हमारे कई टाइप के गैसियस मॉलिक्यूल है। जैसे ही आपने परफ्यूम की बोतल को प्रेस किया, सारे फ्रेग्रेंस वाले जो गैसियस मॉलिक्यूल है एयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिक्स हो गए। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन में हमेशा जो मॉलिक्यूल है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डिफ्यूजन। क्लियर है सभी को? चलिए, which among the following
सेपरेशन टेक्निक इज यूज फॉर ब्लड टेस्ट इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। मैंने कई बार कहा था कि सेपरेशन टेक्निक पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देखो केमिस्ट्री के सेपरेशन टेक्निक से क्वेश्चन आ गया, और इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे ये पूछा है कि कौन सी टेक्निक है जो आप यूज करते हो ब्लड को सेपरेट करने के लिए। ठीक, तो ब्लड में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड किसका बना होता है? प्लाज्मा का बना होता है, एंड ब्लड कॉर्पसल्स यानी ब्लड सेल्स का बना होता है। इसको सेपरेट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक करते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन में मॉलिक्यूल्स को हाई आरपीएम पे रोटेट किया जाता है, और जब हम उसे रोटेट करते हैं तो फिर जो हायर हैवियर पार्टिकल होते हैं ना, वो नीचे को बैठ जाते हैं और लाइटर वाले ऊपर रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। ठीक है। Which one among the following element is polyatomic? Polyatomic का मतलब होता है कि एक से ज्यादा एटम से बने हुए। ठीक है, अगर आप फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और एल्युमिनियम को देखो तो हमारा सल्फर जो है ये पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आता है, राइट। S2, S4, S5 आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सल्फर के आपको कई सारे पॉलीएटॉमिक देखने को मिलते हैं। Which one of the following anion has valency -3? अब देखो आपसे पूछा है कि किसकी वैलेंसी -3 होगी। अगर यहाँ पे आंसर देखा जाए तो नाइट्राइड इसका करेक्ट आंसर होगा, N की वैलेंसी -3, राइट। नाइट्रेट क्या होता है? NO3- होता है। सल्फाइड आपका S2- होता है। सल्फेट SO4 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? किसकी वैलेंसी -3 दिख रही है? यहाँ पे नाइट्राइड की दिख रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस इज। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार क्लास में बोरॉन का एग्जांपल देके करवाया था, अगर आपको याद होगा तो, राइट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमने जो फॉर्मूला याद किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे यूजुअली हम मोल्स निकालते थे। आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल दिया ही हुआ है 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास, आपको मास निकालना है। तो इसको आप x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो भी मानना है मान लो, है ना। अपना नाम रख लो, जो रखना है रख लो। मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाता है? N2, तो ये आपका हो गया 14। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 14 ग्राम। द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन 2AgCl gives Ag plus Cl2 takes place। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें सिल्वर क्लोराइड, आपका सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक हो रहे हैं, ये कब होता है? डार्क में होता है, सनलाइट में होता है, हीटिंग में होता है, या अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर में होता है? तो ऑब्वियसली भाई सनलाइट में इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है, जहां लाइट के प्रेजेंस में आपका जो कंपाउंड है वो ब्रेक होता है दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। Which one among the following is commonly used an anti-skinning agent in paint? अब देखो पेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछता है, पेंट और सीमेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो पेंट से पूछा है N-मिथाइल पायरोलिडोन, ये आपका आंसर होगा। एंटी स्किनिंग एजेंट के तौर पे पेंट में यूज किया जाता है, जो आपके स्किन पे रिएक्शन ना कराए। टू रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 7 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, कितनी बार हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस टाइप के। देखो यहाँ पे कह रहा है दो रेजिस्टेंस है, 5 ओम है और 7 ओम है। दोनों को आपने कहाँ कैसे कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है। कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 36 ओम। तो इसके कॉम्बिनेशन को आपने 36 के साथ कनेक्ट कर दिया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पहले आप सीरीज वाला निकाल लीजिए, 5 + 7, तो R इज इक्वल टू 5 + 7 निकाल लो। यहाँ पे R क्या हो जाएगा आपका? 12। ठीक है, अब ये आपका सीरीज जो सर्किट बना वो कुछ इस तरह से बन गया, 12 एंड ये जो सर्किट बना 36। अब यहाँ पे आपको पैरेलल में फॉर्मूला लगा देना है, 1/12 + 1/36। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 9 ओम। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस हुए? ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने कई बार प्रैक्टिस किए हुए थे, मैराथन्स में भी, मॉक टेस्ट में भी। तो गलत तो नहीं होना चाहिए था। चलिए, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। क्या कह रहा है? शोन इन द फिगर आर 2 हॉलो क्यूब। अब देखो यहाँ पे 2 हॉलो क्यूब कह रहा है, C1 एंड C2 ऑफ नेग्लिजिबल मास
पार्शियली फिल्ड डिपिक्टेड बाय डार्कन एरिया। अब ये जो डार्क एरिया कह रहा है ना, ये कह रहा है कि ये पूरा क्यूब है जिसमें ये जो डार्क कलर का एरिया है इसको इन्होंने किसी चीज से फिल कर दिया है विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, यानी इसमें डेंसिटी ρ1 हो गई, इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ρ2 हो गई। फ्लोटिंग इन वाटर, वाटर में फ्लोट कर रहे हैं दोनों, राइट, और इनकी वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, ρw हो गई। द रिलेशनशिप बिटवीन ρ1 ρ2 एंड ρw, मतलब कि अब आपको ρ1 ρ2 और ρw में रिलेशन बता देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होता तो ये आपका करेक्ट हो गया होता। यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाला जो डब्बा है, जो क्यूब है, ये ज्यादा अंदर को घुसा हुआ है। मतलब अगर कोई चीज ज्यादा डूबी हुई है दैट मींस कि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तभी तो वो अंदर की ओर घुसती जा रही है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी, आपकी ρ2 की हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला ρ1 जो है ये वाटर से, देखो यहाँ पे देखो हल्का सा जो डार्कन एरिया है ऊपर को निकला हुआ है, दैट मींस कि कहीं ना कहीं जो C1 वाला ब्लॉक है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तभी तो ये पूरा डीप फिल्ड नहीं हो रहा है, राइट। तो वाटर की डेंसिटी, उसके बाद आपकी इस ब्लॉक की डेंसिटी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बोलो कितना इजी क्वेश्चन था ना, सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना था और आंसर कर लेना था। नेक्स्ट है, एन astronaut whose weight on the earth is 600 Newton experiences weightlessness on international space station orbiting around the earth. It means that, अब देखो यहाँ पे आपको weightlessness, यही इसका कीवर्ड है, यही कीवर्ड है weightlessness, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0। तो स्पेस स्टेशन में एक्शन और रिएक्शन, वेटलेसनेस क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन ही तो होते हैं ना। जब ऊपर का भार और नीचे का भार बराबर हो जाता है तभी तो आपका वेटलेस हो जाता है बॉडी, कि आप कोई ऊपर भी फोर्स नहीं लग रहा है, नीचे भी फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी वेटलेस हो गई है। तो वहां पे क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज 0। Which of the following statement give characteristic of contact force? कॉन्टैक्ट फोर्स से भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया हुआ था। देखो आपसे कह रहा है इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है, दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तभी उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। इट सेटिस्फाई द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिल्कुल सही है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी सेटिस्फाई करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, राइट। जैसे कोई बॉल है, आपने नीचे फेंकी, फ्लोर ने क्या किया, बॉल को ऊपर से फेंक दिया, तो एक्शन एंड रिएक्शन तो हो रहा है। इट में अपीयर बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, तो हो सकता है भाई पानी, सॉलिड और फ्लूइड के बीच में भी हो सकता है कांटेक्ट, तो करेक्ट है। यहाँ पे आपका तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आई होप अभी तक आपके सभी क्वेश्चंस करेक्ट होते जा रहे होंगे। जिनके गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगली बार अपने एग्जाम में आप इनको ही ध्यान में रख के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द रे डायग्राम। बहुत इजी, मतलब रे डायग्राम से इतना इजी क्वेश्चन आएगा ये मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपसे करेक्ट डायग्राम पूछा है, ऐसा कोई डायग्राम होता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा डायग्राम नहीं देखा है आपने। दिस इज द करेक्ट डायग्राम जो आप रे डायग्राम पढ़ते हो, किसी का भी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो इसी तरह से बनता है रे डायग्राम में। सो डी आपका करेक्ट हो गया। लाइटनिंग इज ड्यू टू, अब देखो जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, उसका कारण क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लाउड, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्ज बिटवीन द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ क्लाउड, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन द बेस एंड कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑन द टॉप ऑफ द क्लाउड, इंडक्शन ऑफ, देखो ये सभी जो आपको दिए गए ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए कि आप ऐसे हैवी वर्ड्स पढ़ के कंफ्यूज होइए और आंसर को गलत कीजिए। सीधा सीधा जब बिजली चमकती है, आपके घरों में भी जब शॉर्ट सर्किट होता होगा तो क्या होता है, पहले देखते हो ना एकदम से फ्लैश होता है, चमक उठती है और फिर से एकदम लाइट कट जाती है, यही तो शॉर्ट सर्किट में भी होता है ना। तो यहाँ पे भी लाइटनिंग में भी जब चार्जेस आपस में टकराते हैं तो पहले शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद बिजली चमकती है। तो यहाँ पे द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ क्लाउड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन द बल्ब विल ग्लो मोस्ट। बल्ब जो है
कब ग्लो करेगा सबसे ज्यादा? तो अगेन आप फिर से अपने घर में जाइए और सोच के बताइए कि आपके घर में जो कनेक्शन दिया होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है या पैरेलली कनेक्टेड होता है? अब आप कहोगे मैम वो तो पैरेलल कनेक्टेड होता है। सीरीज में अगर होता तो एक कमरे का अगर बल्ब फ्यूज करता तो सभी कमरे की बल्ब जो है एक साथ फ्यूज कर जाती, तो इसीलिए वहां पे कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। तो अब देखो ये सीरीज कनेक्शन है, नहीं चाहिए, नहीं यहाँ पे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, अगेन सीरीज है। ये देखो यहाँ पे आपको पैरेलल कनेक्शन देखने को मिल रहा है, सो अगेन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दोज हु आर न्यू, अगेन आई एम टेलिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जो भी हमारी नई क्लासेस होंगी उनके अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, एंड यस ऑफ कोर्स शेयर करते रहना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यही वो PYQs हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। Which one among the following diagram may correctly represent the motion of a skydiver during a jump? अब देखो skydiver से दो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार आपको, है ना? सबको जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, शायद एग्जामिनर ने रिक्रिएट करने की कोशिश की थी, दो क्वेश्चन दे डाले। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, which one among the following diagram may correctly represent? अब स्काईडाइवर जब जंप करता है, ठीक है, जब जंप करता है तो क्या ग्राफ बनेगा? तो उस दौरान कह रहा है कि जो स्पीड है, ठीक है, और टाइम के बीच में आपका ग्राफ दिया है, तो ऐसा तो कभी नहीं है कि एकदम कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट टाइम से वो बंदा नीचे गिरेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन तो आपकी आएगी ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा हद तक आपका ये सही था, लेकिन फिर ये देखो टाइम को एकदम से कांस्टेंट कर दिया, मतलब एक ही समय में एक ही झटके से पूरा बंदा नीचे गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये डायग्राम भी गलत हो गया। ये आपका करेक्ट है कि देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है और फिर ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली घट रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाना है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस करेक्टली डिस्क्राइब अ लीवर ऑफ सेकंड क्लास? अच्छा, पहले जब आपने पेपर देखा होगा और इतने सारे डायग्राम्स देखे होंगे, तो मैं सच बता रही हूँ, आप लोग एकदम सोच रहे होंगे अरे बाप रे क्या पेपर आ गया, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से अगर इन्हीं डायग्राम वाले क्वेश्चंस को जब पढ़े होंगे, फिर सोचेंगे यार क्या बुद्धू बनाया एग्जाम ने, क्या क्वेश्चन दिया है, ये क्या इतना इजी क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द लीवर ऑफ अ सेकंड क्लास? अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता है कि जितना फलक्रम, ठीक है, ये आपका लोड लगा और जितना एफर्ट ऊपर होता है उतना ही फलक्रम नीचे को जाता है, बीच में आपका बैलेंस होता है लोड। यही तो आपने पढ़ा था ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है आपके फलक्रम और एफर्ट से। नेक्स्ट, फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड, अगेन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना था, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, 100 ओम, और यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो 3 एम्पियर पास हो रहा है। आप यहाँ पे पहले V निकाल लीजिए, 3 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया आपका, 300 वोल्ट आ गया। तो देखो 300 वोल्ट आने से आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही निकल लिया। अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं सभी के, आप इनके रेजिस्टेंस निकालिए। वोल्ट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलली कनेक्टेड है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा, पहले आप R निकालिए, R निकालने के बाद V के साथ वैल्यू पुट करिए, आपका करंट निकल आएगा। करंट कैसे निकलता है, V इज इक्वल टू IR होता है, करंट निकालने के लिए V/R कर देना, तो जो आपका करंट आएगा दैट विल बी योर 5.5, ठीक है, 5.5 आएगा। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होकर के आप कैलकुलेशन करना, हो जाएगा सभी से। जिनका नहीं होगा, वैसे तो हो जाना चाहिए, नहीं होता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज ये कैलकुलेशन सिंपल है, हो जाएगा आपसे। Which one among the following disease is caused due to deficiency of vitamin D in human? लकीली इस बार हमने मैराथन में और मॉक टेस्ट में भी विटामिन डी को ही चूज किया था। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। ये किसमें होती है, बच्चों में होती है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, राइट। बेरी बेरी, स्कर्वी, निमोनिया, ये सभी विटामिन डी की कमी से तो बिल्कुल नहीं होती है। बेरी बेरी, B1, स्कर्वी, विटामिन सी, निमोनिया आपका अगेन ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया कॉज कराता है निमोनिया, जो कि एक लंग इन्फेक्शन आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम
सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। अब भाई बैलेंस्ड डाइट मतलब जो दिन भर आप खाना खाते हो ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो क्या चाहिए हमें खाने में? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट, मिनरल, फाइबर, वाटर, ये सभी कुछ तो चाहिए हमें, राइट? तो ये सारी चीजें चाहिए। दिस इज योर बैलेंस डाइट। इनको अगर आप एक बैलेंस डाइट के तौर पे खाते हो तो आप हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज रहोगे। विच पार्ट और ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज नॉट फाउंड? आपको बताना है कि कार्टिलेज कहाँ नहीं मिलेगा। तो देखो, नोज और ट्रैकिया तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि नोज और ट्रैकिया तो कार्टिलेज का बना ही है। कंफ्यूजन आई होगी ब्रोंकियोल और नी जॉइंट में। तो देखो, अगर आप डायग्राम याद कर रहे होते रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो आपको ये पता था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो सिर्फ ट्रैकिया में ही कार्टिलेज होता है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, बाइफर्केशन होती है, ब्रोंकाई फिर ब्रोंकियोल बनते, तो वो तो एक ट्यूब है ना, वहां पे कार्टिलेज नहीं है, कोई कार्टिलेज नहीं है वहां। जबकि ये जो नी जॉइंट होती है ना, यहाँ पे आपके कार्टिलेज होते हैं प्रेजेंट, राइट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ब्रोंकियोल हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ब्रोंकियोल हो गया। कौन सा पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का? विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ ह्यूमन किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? अब एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप कि टॉपिक आप बड़े आराम से निकाल ले रहे होंगे, राइट? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। इसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगेन ये आपसे पूछा है टिश्यू से, जो हमारा एनिमल टिश्यू वाला टॉपिक है ना, कार्टिलेज, बोन, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। चलो फिर बैलेंस डाइट, डिजीज, सेल ऑर्गेनली, प्लांट टिश्यू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे हैं। बताइए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा पार्ट हमारे नेफ्रॉन का फिल्टर नहीं करता है ब्लड को? तो देखो, फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन करने के लिए पूछा है। कलेक्टिंग डक्ट तो आपके नेफ्रॉन का लास्ट वाला पार्ट है। अगर आपको डायग्राम याद होगा नेफ्रॉन का, तो कुछ इस तरीके का आपका नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, ठीक है? ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये आपका डीसीटी हो गया, और ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। जबकि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? फिल्ट्रेशन तो यहाँ पे होता है, दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होता है। रीनल वेन क्या करता है? जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उनको किडनी से बाहर लेके जाता है। यूरेटर क्या करता है? जो भी किडनी में यूरिन बना है, यूरेटर एक पाइप होती है जिसके थ्रू सारा यूरिन आपके ब्लेडर में जाके इकट्ठा हो जाता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्जेस? भाई एनिमल किंगडम से इतना इजी क्वेश्चन है ना, सोचा नहीं होगा ना आपने भी? कितने एग्जांपल्स याद करके गए थे, और दिया क्या, आया क्या? पुद्दुसा स्पॉन्जेस आया है। तो बताओ भाई, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्जेस, है ना? ये क्वेश्चन देख के तो आई एम श्योर खुश हो गए होगे। अच्छा, ये भी अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पेश करते हैं मिरर के, स्फेरिकल मिरर में, which one among the following would be the correct location of image? तो आपने ये चीज याद की होगी कि जब भी इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, तो जो इमेज बनती है वो भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो ये थ्योरेटिकल था, इसको प्रैक्टिकल बिल्कुल मत समझना, मतलब न्यूमेरिकल वाला मत दे देना। ये सीधा आपका फैक्ट वाला था। एनसीईआरटी का जो टेबल था, अगर आपको याद होता तो आप ये क्वेश्चन कर जाते। Which one among the following is correct for a person suffering from myopia? कितनी बार हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे क्वेश्चन किया हुआ है प्रैक्टिस, राइट? और इवन मैंने तो आपके लिए ह्यूमन आई का एक पूरा का पूरा वीडियो भी बना के डाला हुआ था कि आप ह्यूमन आई पढ़ के जाना। और देखो, मायोपिया से ही क्वेश्चन आ गया। मायोपिया को क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि आपको निकट की चीजें, मतलब पास की चीजें तो आपको क्लियर दिखाई देंगी, दूर की चीजें आपको ब्लर दिखाई देंगी। तो पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, पहले ही स्टेटमेंट में इसका आंसर आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल। अभी फिजिक्स में आपके थोड़े न्यूमेरिकल वाले पोर्शन आए हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को गायब करती हूँ। गायब करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके तो चलिए देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे। क्वेश्चन दे रहा है, अ व्हीकल स्टार्ट मूविंग along a straight line path from rest
इन फर्स्ट टी सेकेंड, राइट, यानी क्या कह रहा है कि एक व्हीकल है जो स्टार्ट किया है चलना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया, वेलोसिटी 0 हो गई, इन फर्स्ट टी सेकेंड इट मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन। तो सपोज करो कि इसने यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी तय की होगी जिसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब एंड देन इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, फिर उसके बाद ये टी टाइम में इसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से चला, ठीक है। अब कह रहा है कि अगले 10 सेकेंड में इट मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से चला, राइट, एंड यहाँ पे पहुंच गया अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल, और जो ये पूरा डिस्टेंस चला है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज योर 550। तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होगा वो S1 हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया S2, ठीक है। तो सबसे पहले आप S1 के लिए क्या चाहिए, देखो आपको दिया हुआ है u इज इक्वल टू 0, टाइम आपको निकालना है तो t सेकेंड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने S1 निकाल लो, डिस्टेंस इस को यूज करके, इस वैल्यू को यूज करके क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, हाफ a की जगह आपने 2 रख दिया, टाइम आपको पता नहीं है तो आपने टी स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू कट गई, S1 क्या आ गया, S1 आ गया आपका टी स्क्वायर, S1 की वैल्यू कितनी हो गई टी स्क्वायर। अच्छा, इसी वैल्यू को यूज करके आप यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पहले आया, अब ये यहाँ से फिर यहाँ चला, तो इस डिस्टेंस की जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्या वो v1 हो जाएगी, क्योंकि पहले यहाँ तक आया, अब यहाँ से यहाँ चला है, तो ये v1 जो है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो v1 निकालेंगे हम कैसे, v1 निकालने के लिए अगेन हमें पता है u प्लस AT हो जाएगा, u अगेन 0 हो गया, 2 टाइम हमें पता नहीं है तो v1 क्या आ गया 2t आ गया, तो ये वैल्यू याद रखना, v1 की वैल्यू हो गई 2t, राइट। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा बंदा था वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से 10 सेकेंड टाइम पे चला, राइट। तो अब यहाँ पे आप फिर से S2 निकाल लीजिए, S2 निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे u आप T2 कर लो, ठीक है, प्लस हाफ a T2 स्क्वायर कर लो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, u की वैल्यू हमें पता है क्या है v1, u इज इक्वल टू व्हाट, u इज इक्वल टू v1 फॉर सेकंड केस। सेकंड केस के लिए u आपका v1 हो गया, राइट। v1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2t दी है, मल्टीप्लाई बाई t2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5, और यहाँ पे जो टाइम है वो 10 सेकेंड दिया है, 10 इंटू 10, और ये वाला t2 भी तो 10 है, तो क्या हम इसे 20t लिख सकते हैं, प्लस हाफ, ये आपका वैल्यू कट गया तो चलो इसको काट देते हैं, 5 5 जा, तो यहाँ पे आ गया 250। तो यहाँ से आप S2 की वैल्यू क्या निकाल लिए, S2 की वैल्यू आ गई 20t प्लस 250। अब आपको टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, ओके, टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, ये S की वैल्यू कितनी दी हुई है 550 दी है, और S1 और S2 कितना दिया है, S1 आपने निकाला है T2 प्लस सॉरी T स्क्वायर, S1 हो गया T स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू क्या हो गई 20t प्लस 250। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, तो आपका जो टाइम आएगा वो कुछ 10 सेकेंड आएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A 10 सेकेंड। ऑलराइट, समझ में आ गया कैसे करना है करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट 20% ऑफ इट्स पावर कंजप्शन, ठीक है, इनटू लाइट। एक बल्ब है जो अपने 20% पावर कंजप्शन को लाइट में चेंज कर रहा है, एंड द रिमेनिंग पावर डिसिपेटेड एज हीट
The bulb's filament has a resistance of 200 ohm and 2 ampere. अब देखो यहाँ पे 2 R दिया है, A दिया है, तो हमें पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है, राइट। तो हम यहाँ से पावर बल्ब का निकाल सकते हैं। I दिया है 2 इंटू 2 और R कितना दिया हुआ है 200, तो यहाँ से पावर कितना आ गया आपका 800 वॉट आ गया। इफ द बल्ब रिमेन ऑन फॉर 10 आवर, अगर 10 घंटे तक आपका बल्ब ऑन रहता है एंड द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज 5 रुपीज पर यूनिट, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, तो कितना आपका करेक्ट, कितना पैसा खर्च होगा आपका, राइट, 10 घंटे तक में। अब देखो यहाँ पे एनर्जी P इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला भी हमने सॉल्व किया था, P इंटू टी। अब यहाँ पे पावर आपने निकाल लिया है 800 और टाइम आपको दिया है 10 घंटे, 10 आवर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये 8000 वॉट आवर हो जाएगा एनर्जी, राइट। अब हमें ये पता है कि जो एनर्जी होती है वो किलो वॉट आवर में होती है, तो क्या आप इस एनर्जी को किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए 8000 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब आपकी क्या आ गई वैल्यू 8 किलो वॉट आवर, तो एनर्जी कितनी आ गई 8 किलो वॉट आवर आ गई, जिससे क्या पता चला कि 8 किलोवाट मतलब 8 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है, 8 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है 1 मिनट में। और जो ये कंजप्शन हो रहा है उसमें कितना परसेंट आपका पावर कंजर्व हो रहा है हर यूनिट में, 20%। तो सबसे पहले आप 8 का 20% निकाल लो, ठीक है, 8 का 20% निकालिए 2/5, तो यहाँ पे क्या आ गया 8/5। अब एक यूनिट का 5 रुपए है, तो यहाँ पे 8/5 यूनिट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 कर दो तो 8 रुपीज आंसर आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, हीट का कॉन्सेप्ट कहां पे आपको सही डिफाइन हो रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अनदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वन फॉर्म ऑफ अनदर से आपको हीट का तो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी मास एंड वाइस वर्सा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, द टेम्परेचर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये करेक्ट है ना। हमेशा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो गर्म से ठंडे की ओर होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तभी तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये इसका आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ना इसको मैं ट्रिकी क्वेश्चन कहूंगी, है ना, दिखने में जितना आसान लग रहा है ना, अगर किसी ने थोड़ा सा भी गलती किया होगा तो ये क्वेश्चन उसका गलत हो गया होगा, तो बेटर ये था कि स्किप कर देना चाहिए था। द मास ऑफ 2 प्लैनेट आर इन द रेशियो, अब देखो 2 प्लैनेट का मास जो है वो दिया है 1:7 के रेशियो में, द रेशियो बिटवीन देयर डायमीटर, दोनों के डायमीटर का जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 2:1। अब कह रहे हैं द रेशियो ऑफ फोर्स विच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर, अब यहाँ पे जो कैचिंग पॉइंट था ना वो यही था, ईच अदर, जब ये दोनों क्या कह रहा है, कितना फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, एक दूसरे पे लगा रहे हैं कितना फोर्स, तो भाई एक्शन एंड रिएक्शन चल रहा है, एक जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा भी उसको फोर्स लगाएगा, यही तो न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा दोनों बॉडी पे, यही कैच था इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट है, अ कार वे 1000 kg, अब देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है, सीधा सीधा जो दिया है लिख लो क्वेश्चन हो जाएगा। अ कार वे 1000 kg, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी दी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से आप इसको डिवाइड करेंगे, राइट, तो 20 मीटर पर सेकेंड कुछ इसका आंसर आ जाएगा, राइट। द ड्राइवर towards a straight road, the driver suddenly pressed the brake, the car stopped in 0.2 second, the retarding force applied, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है m इंटू ए, यानी हमें टोटल क्या निकालना है, हमें तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तब हम जाकर के फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मास जो है वो गिवन है, ठीक है, मास गिवन है। तो अब देखो यहाँ पे आपका पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, प्लस a, टाइम कितना दिया हुआ है 0.2 सेकेंड,
क्लियर? तो अब इससे क्या आ जाएगा, ये -20 इधर आ गया और ये क्या हो गया 0.2 इंटू ए, राइट? यही हो रहा है। तो अब यहां से ए अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, -20 डिवाइडेड बाई 0.2 कर देंगे, तो ये कितनी वैल्यू आ गई -20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 2 10, तो ये कितना हो गया -100 हो गया एक्सेलरेशन, राइट? जैसे ही आपने एक्सेलरेशन -100 निकाला, आपने फोर्स वाला फॉर्मूला बिठा दिया, मास कितना है 1000 केजी दिया हुआ है, केजी, ठीक है, और एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपने इसको 100 किलो न्यूटन के फॉर्मूले में बिठा दिया और आपका आंसर आ गया डी। इजी कैलकुलेशन था, बहुत इजी था, बस सिंपल कैलकुलेशन था, आप बहुत आराम से कर सकते थे अगर थोड़ा भी फॉर्मूला अप्लाई किया होता। देखो सेम उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट, देयर इज अ बॉल ऑफ मास 320 ग्राम। अब देखो एक बॉल है जिसका मास दिया हुआ है अगेन 320 ग्राम। इट हैज 625 जूल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है, 625 जूल दी हुई है। When released freely from a height, the speed with which it will hit the ground, तो आपको स्पीड निकालना है बेसिकली। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है? आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी 625 मल्टीप्लाई बाई मास दिया है 320। अच्छा ये 320 ग्राम है, ठीक है, इसको केजी में आप चेंज करोगे तो 320 बाई 1000 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.32 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू 625 इज इक्वल टू 0.32 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई एच। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। हाइट क्या आ गया 625 डिवाइडेड बाई 0.32 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो हमने ये वाला कोई फॉर्मूला पढ़ा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला भी पढ़ा है। अब यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2gh आ जाएगी। बस यहीं पे आप v की जगह h की जगह ये वाला वैल्यू पुट करो, और जब आप सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर निकल आएगा 62.5 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, सभी कैलकुलेशन है, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। हो जाएगा सभी से क्वेश्चन? चलिए इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन थे। थोड़ा सा आप अगर फिजिक्स पढ़ के गए हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है, तो आपने ये सारा क्वेश्चन किया होगा आई होप। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ व्हीकल एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो फिर से कह रहा है कि हम स्टार्ट किए, यहाँ पे देखो स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड, और फिर हम रुक जाते हैं। इट देन एक्सेलरेट, फिर हम एक्सेलरेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं 4.4 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगले 10 सेकेंड में टुवर्ड्स साउथ, एंड देन अगेन कम टू द रेस्ट, और फिर वापस रेस्ट पे आ जाते हैं। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, आपको ये नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना नेट डिस्प्लेसमेंट आया है यहाँ पे। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे फिर से आप वही वाला केस लगाओ, पहले डिस्टेंस 1 लगाओ, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, यहां से यहां तक S1 डिस्टेंस, यहां से यहां तक S2 डिस्टेंस। पहले S1 निकाल लेते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U तो 0 मान लीजिए, हाफ A कितना दिया हुआ है 2, T कितना दिया हुआ है 10, तो 10 इंटू 10 कर लीजिए, तो आपका S1 की वैल्यू क्या आ गई 100 मीटर आ गई, राइट। अब यहां से आप S2 निकाल लो, S2 के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये फिर 0 हो गया, हाफ 4 रूट 2 और टी स्क्वायर। अब टाइम यहाँ पे क्या है, अगेन आपका टाइम दिया है 10 इंटू 10, राइट, तो ये हो गया आपका 2, तो S2 की वैल्यू क्या आ गई 200 रूट 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी C 300 मीटर। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बस आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था।
आ जाते हैं केमिस्ट्री पर। व्हाट इज द मैक्सिमम, भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ना आपसे, इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया है। कह रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे फर्स्ट शेल में। हमने पढ़ा था 4 शेल KLMN, राइट। ये आपका फर्स्ट, n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था ना 2n², यही तो फॉर्मूला पढ़ा था मैक्सिमम नंबर ऑफ निकालने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। तो जब आप इस पे n की वैल्यू रखते जाओगे तो हर शेल में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि 2, 8, 18 और 32 इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब बता दो कितनी बार किया है ये सारे क्वेश्चन। अगेन एक इजी क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर द लिक्विड वाटर शो मैक्सिमम डेंसिटी। तो देखो अभी तक आपसे सीधा पूछ लेता था कि लिक्विड वाटर किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, और हम सब रटे हुए हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है। यहाँ पे केल्विन में पूछ दिया तो कोई बात नहीं, हमें पता है अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 को ऐड कर देंगे उसमें, तो 277 केल्विन आंसर आ गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो गया, 277 केल्विन। Which one among the following has a valency of 3? वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं, राइट। यही तो वैलेंसी होती है ना, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 2 एटम। तो अब देखो 3 वैलेंसी, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं वैलेंसी, 2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अगले बंदे से 2 इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहे होते हैं, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव 2 माइनस यानी 2 वैलेंसी हो गई। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, इनको सेटिस्फाई होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब दूसरे से कंबाइन होने के लिए, तो इनकी वैलेंसी 3। और सोडियम की होती है 1, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई 7 इलेक्ट्रॉन इनको देगा नहीं, तो फायदा इसी में है कि अपना जो है उसी को निकाल दो, तो ये अपना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो इनकी वैलेंसी हो गई 1, और आपका आंसर निकल के आ गया सी। Which one among the following is an example of oxidation reaction? भाई redox reaction हमने कितना पढ़ा था और क्वेश्चन आया है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बॉइलिंग ऑफ पेट्रोल, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द करेक्ट वन। ऑक्सीडेशन रस्टिंग कैसे होती है, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनता है और रस्ट लगते हैं। तो केमिकल रिएक्शन से आपके 2 क्वेश्चन दिए, एक तो आपका फोटो डिकम्पोजिशन वाला और ये ऑक्सीडेशन वाला। मतलब केमिकल रिएक्शन का स्टैंडर्ड इस बार थोड़ा सा कम, थोड़ा क्या बहुत कम कर दिया गया है। चलिए, Which one among the following fertilizer is a source of nitrogen? इसी क्वेश्चन को आपने दूसरे लैंग्वेज में किया था मेरे साथ मैराथन में और मॉक टेस्ट में, और यही सेम क्वेश्चन देखो वहां पे ऑप्शन मेरा यूरिया ऊपर को था, यहाँ पे नीचे है। तो नहीं, मैंने यूरिया के साथ पूछा था कि यूरिया जो है किसका कंपोनेंट, यूरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, अगर आपको मॉक टेस्ट याद होगा तो, और आपने आंसर में नाइट्रोजन जो पहला वाला स्टेटमेंट था, और वहां पे क्वेश्चन को बस उल्टा कर दिया है। ओके, फॉर एल्युमिनियम Al एटॉमिक नंबर 13। अब देखो एल्युमिनियम के लिए कह रहा है कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 13 और एटॉमिक मास दिया हुआ है 27। स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो यहाँ से आप सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, 13 हो गया जितना एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 13 होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन निकाल लो, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास माइनस नंबर, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 14। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल्युमिनियम 13, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14, वैलेंसी 2, गलत। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3 होती है। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ डायमंड इज, कार्बन एंड कंपाउंड के हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और देखो पिद्दू सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायमंड जो है क्या है, प्योर कार्बन है भाई,
डायमंड इज अ प्योर कार्बन। कहाँ से इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिलिकॉन आ गया? डायमंड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या पढ़ा था कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए तो इस बंदे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, इसलिए तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बिलीव मी गाइज, अगर आप सभी ने मेरे साथ मैराथन मॉक टेस्ट और जो मैंने 150 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आपने ये सारा कुछ किया होगा तो आपका ये जो पेपर है ना चुटकियों में सॉल्व हो गया होता। Which one among the following is an example of chemical change? Okay, एक और क्वेश्चन आपका केमिकल रिएक्शन से है और पूछा है केमिकल चेंज क्या है। देखो केमिकल चेंज में क्या होता है, हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट बदलता है, फेज बदलता है। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, हमारा सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड, अगेन सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। मिक्सिंग ऑफ NaOH, अब ये देखो बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे आपका केमिकल चेंज यहीं पे देखने को मिल रहा है। दोबारा से थोड़ी ना आप सॉल्ट को एसिड और बेस में चेंज कर सकते हो। Which one among the following is the correct focal length of the combination lengths of power? Okay, देखो यहाँ पे आपको दो पावर का कॉम्बिनेशन दिया है, तो कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था, P1 प्लस P2। तो देखो 2.5 प्लस माइनस 2 डायोप्टर, राइट। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.5 डायोप्टर। P इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ होता है। तो आपको फोकल लेंथ निकालना है 1 बाई P, यानी 1 बाई 0.5 यानी 10/5, दैट मीन्स 2। तो क्या आ गया, 2 मीटर इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, The AC main domestic supply current in India changes direction in every। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका गलत हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो आपने रटा हुआ है कि भाई AC से जो आती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी, जो हमारे घरों में AC होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो आपने पढ़ा है कि जो भी फ्रिक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, तो करेक्ट ऑप्शन ही पहला 50 है, यही आंसर मार देते हैं, राइट। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि AC मेन डोमेस्टिक सप्लाई करंट इन इंडिया चेंजेस डायरेक्शन इन एवरी। डायरेक्शन कब चेंज करता है? तो देखो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी, राइट, यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कितनी है, वो है आपका 50 हर्ट्ज, ये देखिए, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारा जो टाइम होता है ये 1/f हो जाता है, जो फेज चेंज होता है वो 1/f होता है। तो यानी फर्स्ट टाइम में, एक सेकेंड में इसने 1/50 किया, और जो अगला सेकेंड आया इसमें भी तो 1/50 चेंज हुआ, तो टोटल 1/100 चेंज हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 1/100 आ गया। यही लॉजिक था बस इसमें। Given below are 4 cases in which certain heat transfer is taking place. Okay, आपको बताना है which of the above cases the Newton's law of cooling is applicable। न्यूटन्स के कूलिंग लॉ ऑफ एप्लीकेबल होगा। अब देखो आइस इज मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। एक बात बताओ, जो आइस हमारी मेल्ट होती है वो कब होती है मेल्ट, जब उसको हीट दिया जाता है तब मेल्ट होती है ना। थोड़ी ना आइस को ठंडा करोगे तो मेल्ट होगी, फ्रिज में रखने पे आइस थोड़ी ना पिघलती है, तो ये तो नहीं हो रहा है। वाटर इज बॉइलिंग, पहले ही हीट दिया, मेटल रॉय को हीट डायरेक्ट कर दिया। कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि सबका ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा। Okay, so next, the figure given below shows the direction of the two forces P and Q acting on a skydriver। अब देखो ये स्काईडाइवर है, इनके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, Q और नीचे Q और P। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई बॉडी गिरती है नीचे, राइट, तो अब इस पे देखो Q भी फोर्स लग रहा है, P फोर्स भी लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब पैराशूट खुलेगा तो डेफिनेटली पैराशूट जो है कुछ ना कुछ फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा ही। तो यहाँ पे आफ्टर द पैराशूट ओपन्स द फोर्स P रिमेन सेम व्हाइल फोर्स Q इंक्रीजेस। तो P तो आपका सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना नीचे आ रहा है, सेम स्पीड से नीचे आ रहा है, फोर्स लग रहा है। लेकिन अब पैराशूट खुलने के बाद ऊपर वेट बढ़ गया ना आपका, तो ऊपर का वेट बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे फोर्स P रिमेन सेम, जबकि Q का जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। मतलब ये सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था आपको और आप इसको कर लेते।
So with this, that's all about all your NDA 2 2024 science solution and I hope कि आपके concepts clear हुए होंगे, कहाँ से questions आए हैं आपको direct पता लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड यस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।